नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी में। आज हम इस क्लास में जानेंगे यूपीएसआई 2017 और 21 में आए गई ज्योग्राफी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी इस वीडियो का पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले 2 वीडियो और बन चुकी हैं, तो पहले आप उन्हें जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को जानें और परखें। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण होता क्या है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक संस्था है। ये क्या है? ये एक संस्था है जिसकी शुरुआत 1986 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, और 1986 ईस्वी को की गई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग, इसका अर्थ अगर हम जानें तो इसका अर्थ है देश के भीतर उपस्थित जलमार्ग की सुरक्षा करना और उनका विकास करना और एक तरीके से कह सकते हैं उनकी देखरेख या सुरक्षा प्रदान करना या उनकी देखरेख करना। तो इन्होंने वर्ष पूछा है हमसे, तो वर्ष होगा हमारा 1986। वर्ष होगा 1986। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो मैं बता दूं आपको, वर्ष मुझे नहीं याद है। एक मूवी आई थी KGF, आपने नाम सुना होगा KGF, जिसका पूरा नाम था कोलार गोल्ड फील्ड। ये कहां पर पाया जाता है कोलार क्षेत्र? ये पाया जाता है आपका भारत का एक राज्य है कर्नाटक में एक जगह पड़ती है कोलार, तो वहां पर सोने की खदानें पाई जाती हैं हमारे भारत में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तो भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद जो है वो किस देश के साथ है, ये हमसे जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को जानेंगे। तो देखिए, एक 1816 में एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि। 1816 में एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि, जिसका नाम था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। इस संधि के नीति निर्देशक तत्व यह थे कि जो काली नदी है, जो ब्लैक रिवर है आपकी, काली नदी है, उसे भारत और नेपाल की सीमा रेखा माना जाएगा। भारत और नेपाल की सीमा रेखा माना जाएगा। ये ऐसी एक संधि हुई थी 1816 में, सुगौली की संधि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो बी इज करेक्ट है।
और ये अगर हम इसकी और चर्चा करें कि ये विवाद क्यों है, थोड़ी सी लंबी चर्चा करें इस पे, तो आइए करते हैं थोड़ी सी लंबी चर्चा, बताते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, ये इंडिया का मैप है और मैं आपको बता दूं, ये वाला जो हमारा राज्य है ये कहलाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके नीचे उपस्थित है हमारा उत्तराखंड, यूके। ये जो राज्य है ये उपस्थित है हमारा यूके, उत्तराखंड। और यहीं पर उपस्थित है हमारा नेपाल। अगर मैं बताऊं आपको तो ये क्षेत्र कहलाता है हमारा नेपाल, ये एरिया कहलाता है हमारा, नेपाल का एरिया कहलाता है। अगर मैं इस एरिया को यहाँ पर ड्रॉ करूँ सॉरी, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा। ये हो गया हमारा यूके, उत्तराखंड, और ये हो गया हमारा यहाँ से नेपाल का एरिया, ये वाला, ठीक है। भारत ये कहता है कि काली नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो लेपुलेख दर्रा है, जबकि नेपाल का मानना यह है कि काली नदी का उद्गम क्षेत्र लिम्पेधुरा है। भारत का मानना है कि इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, लेपुलेख क्षेत्र है, लेपुलेख क्षेत्र है। और जबकि नेपाल का मानना क्या है, नेपाल का कहता है कि उद्गम क्षेत्र इसकी काली नदी के उद्गम क्षेत्र के बारे में लिम्पेधुरा, लिम्पेधुरा, ये एक क्षेत्र है लिम्पेधुरा, ठीक है। मैं बता दूं इन क्षेत्रों के बारे में, भारत का मानना जो है कि जो हमारा काली नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कुछ यहाँ, इधर हम देखें तो वो कुछ यहाँ इस तरीके से आती है। इस मैप में हम ड्रॉ करेंगे नदी को। भारत कहता है कि वो नदी जो है यहाँ से इस तरीके से है कुछ, ठीक है, ये जो आपको नदी दिख रही होगी छोटी सी। और जबकि नेपाल का मानना ये है कि उस नदी का क्षेत्र कहाँ है, यहाँ से आता है कुछ इस तरीके से नेपाल की ओर। तो देखिए अगर मैं बात करूं जमीनी विवाद की, अगर इस नदी की जो रेखा है, ये जो नदी है अपने साथ क्षेत्र को लेकर, एक क्षेत्र को लेकर क्या कर रही है, विवाद कर रही है। अगर भारत इसको नेपाल जो बोल रहा है लिम्पेधुरा को अगर माने, तो भारत का इतना क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है भारत का, ये नेपाल के पास चला जाएगा। ये क्या चला जाएगा, ये नेपाल के पास चला जाएगा। ये इसका एक क्षेत्रीय विवाद, मूल क्षेत्रीय विवाद है इसके उद्गम स्थल को लेकर। तो बात करेंगे इसके राइट आंसर की, आशा करता हूँ ये आप समझे होंगे। बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन ऑयल सीड का एक उदाहरण है, कि ज्वार, मसूर, बाजरा या तिल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तिलहन का इट मींस तिल ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है, कौन से वनों को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। तो देखिए वर्षावन, या हम कह सकते हैं अमेज़न के जंगलों को, अमेज़न के जंगलों को, अमेज़न के जंगलों को क्या माना जाता है, पृथ्वी के फेफड़े माना जाता है अमेज़न के जंगलों को, या इनको दूसरी भाषा में वर्षा वनों के नाम से भी जाना जाता है, वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एक अच्छा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, मैं ये कहता हूँ इसको समझने के लिए।
एक अच्छा सा मैप ड्रॉ करेंगे इसके लिए हम, ठीक है। ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है ये हमारा, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है ब्राज़ील का एरिया। ये देश कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ब्राज़ील देश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उपस्थित हैं ये वन, यहाँ पर उपस्थित हैं ये वन, कहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं ये वन, ठीक है। इन वनों को कहा जाता है वर्षा वन। इन वनों को क्या कहा जाता है, वर्षा वन कहा जाता है, वर्षा वन, या अमेज़न का जंगल भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। मैं बात करूं, यहाँ पर एक नदी बहती है, एक नदी बहती है यहाँ पर। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है अमेज़न नदी, अमेज़न नदी, ठीक है। ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। वर्षा वनों के बारे में और चर्चा करेंगे तो ये पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि विश्व में सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखिए विश्व में सबसे अधिक वनों को हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पर पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये मैप के द्वारा आपको समझ में आया होगा। विश्व में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, रेविका। क्या याद रख सकते हैं, रेविका, रेविका, रे से रशिया यानी रूस, बी से मैं बात करूं ब्राजील, और का से मैं बात करूं तो कनाडा हो जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो रशिया में पाए जाते हैं, रशिया में पाए जाते हैं, रूस में पाए जाते हैं, उसके बाद ब्राज़ील में पाए जाते हैं, उसके बाद कनाडा में पाए जाते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं, अगर इसको आरोही क्रम में दर्शाना हो तो रूस, और फिर आता है हमारा ब्राज़ील, और फिर आता है हमारा कनाडा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। क्या है, अमेज़न वर्षावन, सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है, किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है। तो मैं बात करूं एशियाई नाटो की, तो ये क्या है, ये एक आपसी देशों का एक संवाद है जिसमें 4 देश उपस्थित हैं हमारे, जिसमें कितने देश उपस्थित हैं, 4 देश उपस्थित हैं, ठीक है, एशियाई नाटो में। एशियाई नाटो में 4 देश उपस्थित हैं। कौन कौन से 4 देशों के नाम हैं सर, पहला भारत आपका उपस्थित है, अमेरिका आपका उपस्थित है, जापान आपका उपस्थित है, और ऑस्ट्रेलिया आपका उपस्थित है। ऑस्ट्रेलिया आपका उपस्थित है। ये इन 4 देशों की एक संवाद है, एक इन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं समूह बनाया है। किस लिए बनाया है ये जानते हैं, ये बनाया है आपका जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, जो हिंद महासागर और ये जो प्रशांत महासागर का एरिया है सॉरी, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए, इसका विकास करने के लिए इन देशों ने क्या बनाया है, ये एक समूह बनाया है अपना, ठीक है। तो इसको हमारा अमेरिका, जापान, भारत, और ये हो जाएगा हमारा भारत और ये ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के इस ग्रुप को
चतुर्भुज, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, सुरक्षा संवाद कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये 4 देश आते हैं। ये 4 देश मिलकर ये जो प्रशांत और हिंद महासागर का एरिया है इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका अगर मैं बात करूं तो क्या सही रहेगा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट रहेगा, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण क्या है। तापमान मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। सीधा सीधा पता है और इजी क्वेश्चन है, थर्मामीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मटल्ला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मटल्ला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो मटल्ला हवाई अड्डा मैं आपको बता दूं श्रीलंका के हम्बनटोटा क्षेत्र में पाया जाता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा क्षेत्र में पाया जाता है। इट मींस ये अगर अगर मैं श्रीलंका ड्रॉ करूं, कुछ इस तरीके से श्रीलंका का मैप ड्रॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपस्थित है आपका हम्बनटोटा, ये क्षेत्र कहलाता है हम्बनटोटा, और यहाँ पाया जाता है मटल्ला हवाई अड्डा। क्या पाया जाता है, मटल्ला हवाई अड्डा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे हम थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे, समझेंगे इसको। देखिए यूएसए में, जो यूएसए है हमारा, जो उत्तरी अमेरिका है, यूएसए नहीं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है हमारा, उसका मैप ड्रॉ करेंगे हम। सबसे पहले आपको बताया था क्लासेस में कि यहाँ से यू बनाएंगे और यहाँ से एक ऐसे करके सीधी रेखा ले जाएंगे ऊपर की तरफ, और फिर ऐसे करके ये खाड़ी, हडसन की खाड़ी बनाते हुए हम ऐसे आएंगे, 1 2 3, और ये हमारा बनके यहाँ से यूएसए का, उत्तरी अमेरिका का मैप तैयार है। ठीक है, तो बात करें इसमें देशों की, तो ये देश कहलाता है हमारा, इससे ऊपर वाला कनाडा, ये कहलाता है हमारा यूएसए, और ये कहलाता है मैक्सिको। मैं बताऊं आपको, ये देश कहलाता है कनाडा। ठीक है, ये कहलाता है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये कहलाता है हमारा मैक्सिको। क्या कहलाता है, मैक्सिको। ठीक है, बात की है हमारे प्रश्न में 5 महान झीलों की, ग्रेट 5 लेक्स की, तो वो कहाँ पर हैं, उनको ड्रॉ करेंगे हम। देखिए 5 महान झीलों को सबसे पहले हम याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास, जो मेरे द्वारा क्रिएटेड है, जिससे मैं याद रखता हूँ लंबे समय के लिए। आप भी याद रखेंगे आज के बाद। ठीक है, ट्रिक का नाम है सुनामी। इसको थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं अच्छे से। ट्रिक का नाम है सुनामी। सुनामी हुई ऑन। ट्रिक का नाम है सुनामी हुई ऑन। इट मीन्स मैं आपको इसको और लंबे समय तक याद करने के लिए एक चीज बताऊं, तो यहाँ का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपको दिखेगा, ये समुद्र है हमारा, महासागर है, समुद्र नहीं महासागर है। और कौन सा महासागर है, इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर।
और जो हमारी 5 लेक्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं इस एरिया में, ठीक है जी। इस एरिया में हमारी 5 झीलें उपस्थित हैं जिनको मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपनी ट्रिक के साथ शुरुआत करेंगे उन झीलों की। तो सुनामी ना को एक स्पेशल चीज के लिए हम यहाँ पे रखेंगे, मी हुई से HU लेंगे और ई से ई लेंगे यहाँ पे, और ऑन से पूरा ऑन को उठाएंगे। तो सु से हो जाएगा हमारा सुपीरियर झील, सु से हो जाएगा हमारा सुपीरियर झील। मी से हो जाएगा हमारा मिशिगन झील, मिशिगन। HU से हो जाएगा ह्यूरोन झील, ह्यूरोन झील, ठीक है। ई से हो जाएगा इरी झील, और ऑन से हो जाएगा ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। अपने मैप में इन झीलों को दर्शाते हैं, आइए। तो सबसे पहले है सुपीरियर झील। तो मैं सुपीरियर झील की बात करूं तो वो झील कुछ इस तरीके से यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, सुपीरियर झील। उसके बाद है मिशिगन झील। तो मिशिगन झील कुछ इस तरीके से यहाँ पर उपस्थित है, मिशिगन झील। उसके बाद है ह्यूरोन झील। तो ह्यूरोन झील जो है हमारी वो कुछ इस तरीके से यहाँ उपस्थित है, ह्यूरोन झील, ठीक है। और फिर उसके बाद आती है हमारी इरी झील। इरी झील भी हमें यहीं पाई जाती है, ठीक है जी। और इसके बाद है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील भी यहीं हमें पाई जाती है। तो ये 5 झीलें हैं हमारी। कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। सुपीरियर 1, 2 मिशिगन, तीसरी हो गई हमारी ह्यूरोन झील, चौथी हो गई हमारी इरी झील, और लास्ट की हो गई हमारी ओंटारियो झील, 5वीं, ठीक है। इसके क्रम को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। थोड़ी सी चर्चा करेंगे इन और झीलों के बारे में, इनके बारे में और जानेंगे। तो सुपीरियर झील मैं बता दूं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। मिशिगन झील, मिशिगन झील एक ऐसी झील है जो पूर्णतः USA के अंतर्गत है, ठीक है। ह्यूरोन झील की बात करूं तो इस झील का उपयोग व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, खनन, कोयला वगैरह को ढोने में, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा। तो मैं कह सकता हूं खनन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। इरी झील सबसे छोटी झील है, ये क्या है? सबसे छोटी झील है। ओंटारियो झील की मैं बात करूं तो ओंटारियो झील सबसे पूर्वी झील है, सबसे पूर्वी झील है ओंटारियो झील, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को देखते हैं, हमसे क्या पूछा है उसने। हमसे पूछा है कि महान झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, पेट्रोल को तरल सोना कहा जाता है, पेट्रोल को तरल सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तरीके से अगर हम देखें तरल रूप में ये सोने के भाव बिकता है, सोने के भाव या सोने से कम भी नहीं है। आज के समय में पेट्रोल की रेट आपको पता ही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? तो मैं बता दूं आपको, साम्राज्यों का कब्रिस्तान एक तरीके से अफगानिस्तान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले के समय में
बहुत से लोग, बहुत सी बड़ी बड़ी एम्पायर्सों ने, साम्राज्यों ने इस पर कब्जा करना चाहा, हालांकि कब्जा भी किया लेकिन अधिक समय तक कब्जा नहीं कर पाए। उसके क्या कारण थे? उसके कारण ये थे कि अफगानिस्तान का जो भूगोल है, जो इसका भूगोल है वो थोड़ा ठीक नहीं है। एक तरीके से मैं कहूँ तो पर्वतीय क्षेत्र है ये, ठीक है, सॉरी, पर्वतीय क्षेत्र है ये। कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं यहाँ पर, जमीन नहीं है अनाज उगाने के लिए, तो जिस कारण लोगों ने यहाँ पर कब्जा तो किया लेकिन लंबे समय तक कब्जा नहीं कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आइए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय, इस क्वेश्चन में हम चारों रेलवे जोन के मुख्यालयों को जानेंगे। ये मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मैं बात करूं तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर उपस्थित है? तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय भारत का हृदय कहा जाने वाला दिल्ली, उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई, मैं बात करूं चेन्नई की तो चेन्नई दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय, पूर्वी रेलवे जोन के मुख्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र हमारा कहलाता है, ये राज्य कहलाता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। बात करें पश्चिमी रेलवे जोन के मुख्यालय की, तो पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ उपस्थित है हमारा एक राज्य महाराष्ट्र, और यहाँ पाया जाता है मुंबई, यहाँ पाया जाता है मुंबई। तो मुंबई कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मुंबई चर्च गेट, चर्च गेट, ठीक है। ये उत्तर का हो गया आपका, ये आपका पूर्व का हो गया, ये आपका चेन्नई सर दक्षिण का हो गया, ये आपका चर्च गेट पश्चिम का हो गया, ठीक है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? तो आइए इसको और थोड़ा डीपली समझते हैं। सॉरी, ये मैं इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत, और ये भारत का यहाँ से स्टार्ट होता है पड़ोसी देश, जिसको आप बखूबी जानते होंगे, समझते होंगे इस देश के बारे में। इस देश का नाम है पाकिस्तान। और मैं आगे बात करूं, इससे ड्रॉ करेंगे येलो से, यहाँ पर उपस्थित है हमारा
नेपाल, ये देश है नेपाल हमारा, ठीक है। और इसके इधर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हमारा आपको पता ही होगा ये कौन सा एरिया कहलाता है, ये चीन कहलाता है, ये चाइना कहलाता है, ठीक है। ये नेपाल आपका हो गया, नेपाल, और ये हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। पूछा है रेखाओं के बारे में, इस क्वेश्चन में हम चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जिसका नाम है पीओके, जिसका नाम है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पीओके हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो पिंक कलर की रेखा है, ये जो पिंक कलर की रेखा है, इसको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा जाता है इसे? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC किसे किसे अलग करती है? तो LOC अलग करती है भारत के उन राज्यों को, सॉरी, लद्दाख के उन क्षेत्रों को जो भारत के अधिकृत हैं। किसे अलग करती है? लद्दाख के, लद्दाख नहीं, जम्मू कश्मीर, सॉरी फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों को अलग करती है, जम्मू कश्मीर के उन क्षेत्रों को अलग करती है। किससे? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से अलग करती है उन क्षेत्रों को जो भारत के अधिकार में है, जो भारत के अधिकार में है, ठीक है, अधिकार में है भारत के, उन्हें अलग करती है। इसके बाद में बात करूं तो ये जो रेखा है हमारी, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। जो मैं येलो रेखा डिनोट कर रहा हूं, दर्शा रहा हूं यहाँ पे, इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है इस रेखा को? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ये किसे अलग करती है? ये अलग करती है, रेड क्लिफ की बात करें तो हम, रेड क्लिफ अलग करती है भारत और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बात करूं, नेपाल की बात करूं, यहां पर, सॉरी नेपाल नहीं, यहां हम बात करें, ये जो एरिया है हमारा, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कहलाता है अक्साई चीन, ये कहलाता है अक्साई चीन, ठीक है। इस पर चाइना का कब्जा है, इस पर चाइना का कब्जा है। बहुत पहले समय में, बहुत पहले समय में एक अंग्रेज थे, उन्होंने एक मैप ड्रॉ किया था जिसमें अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया था। अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताते हुए उन्होंने मैप ड्रॉ किया था और एक रेखा ड्रॉ की थी, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को देखते हुए ये प्रतीत होता है, ये प्रतीत क्या होता है, मतलब ये है कि अक्साई चीन जो है भारत का हिस्सा है, ठीक है। और इस रेखा को कहा जाता है जॉनसन लाइन। वैज्ञानिक, उन जो अंग्रेज थे, उनका नाम था जॉनसन, सर जॉनसन नाम था उनका, जॉनसन, ठीक है। जॉनसन रेखा से हमें ये पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, ठीक है। आगे मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूं तो ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया को अलग करने वाली ये जो रेखा है, इसका नाम है मैकमोहन, इसका नाम है मैकमोहन। और मैकमोहन किसे अलग करती है? मैकमोहन अलग करती है चाइना को पाकिस्तान से। किससे अलग करती है? सॉरी, भारत से, पाकिस्तान नहीं, भारत से अलग करती है। मैकमोहन भारत को चाइना से अलग करती है, ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा है हमसे अक्साई चीन किस रेखा से पता चलता है, तो सर जॉनसन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे मैं बात करूं, आगे कहा है कि ऊर्जा के निम्नलिखित क्षेत्रों में से, स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है?
का एक उदाहरण है। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। बात करेंगे पारंपरिक और गैर पारंपरिक की। पारंपरिक और इधर हम बात करेंगे गैर पारंपरिक की। गैर पारंपरिक, इसको माँ को हम आधा बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दिया है। पारंपरिक की, इनको दूसरी भाषा में मैं आपको बता दूं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी कहा जाता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पारंपरिक को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, अनवीकरणीय, ठीक है। और इसको नवीकरणीय कहा जाता है, गैर पारंपरिक को नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो पुनः चक्रित होने में बहुत सारा समय लेते हैं, बहुत सारा टाइम लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कुछ समय में ही या कुछ समय के बाद ही चक्रित हो जाते हैं, दोबारा निर्मित हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है अनवीकरणीय में? अनवीकरणीय में हमारे आ जाता है कोयला, कोयला आ जाता है हमारा, ठीक है। पेट्रोलियम आ जाता है। प्राकृतिक गैस आ जाती है जी, प्राकृतिक गैस। और हम कह सकते हैं जल विद्युत भी आ जाता है, जल विद्युत भी आ जाता है, ठीक है। बात करें नवीकरणीय की, तो नवीकरणीयों में क्या क्या आता है हमारा? नवीकरणीय में आता है हमारा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा आ जाता है हमारा, ठीक है। तो पूछा है इसने हमसे ऊर्जा के संसाधनों में पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम। तो हम ऑप्शन नंबर देखेंगे, बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज पेट्रोलियम उत्पाद। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जीवाश्म ईंधन को बरेड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले हम इस शब्द को समझते हैं, बरेड सनशाइन का मतलब क्या है। देखिए, बरेड का मतलब होता है हमारा दबा हुआ। क्या होता है? दबा हुआ। इसका मतलब होता है दबा हुआ, मीन्स जमीन के अंदर दबा हुआ, हुई नहीं, हाँ हुई कर सकते हैं, या दबा हुआ। सनशाइन का मतलब होता है धूप, सनशाइन का मतलब होता है धूप, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो अपने अंदर सूरज से प्राप्त ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं। जो सूरज से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे वो क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि पौधे नष्ट हो जाता है, मिट्टी में दब जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मान के चलिए ये एक प्लांट था, ठीक है। इसने प्रकाश संश्लेषण किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के बाद इसने क्या किया? बहुत सारी ऊर्जा को अपने में संचित कर लिया। एक समय ऐसा आया कि ये जो पौधा है नष्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, मिलने के बाद क्या होगा? इसको उच्च तापमान और दाब मिलेगा, जिसके कारण ये कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कह सकते हैं कि कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स दबी हुई धूप। इसने क्या किया?
जो सूर्य से प्रकाश आया उस ऊर्जा को दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया, ये उस शब्द को पूर्ण कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वर्ल्ड सनशाइन, कोयले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धान्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा धान्य का उदाहरण है? सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली या चना? तो देखिए धान्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, गेहूं धान्य का उदाहरण होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मैं इसको थोड़ा टेबल के माध्यम से समझेंगे। सबसे कम और सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा बात करें जनसंख्या की, तो सबसे कम जनसंख्या में जो राज्य है वो सिक्किम है आपका। क्या है? सिक्किम है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या में बात करें, ये सबसे कम में है, सबसे अधिक की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, आपका यूपी आ जाता है सबसे अधिक जनसंख्या में, ठीक है। सबसे ज्यादा में आपका यूपी आ जाएगा, ठीक है। मैं बात करूं साक्षरता को लेकर कि सबसे पढ़ा हुआ राज्य कौन सा है, तो मिजोरम होगा आपका। सबसे पढ़ा हुआ या साक्षरता के माध्यम से सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे अधिक इस तरीके से करतन। तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा टेबल के माध्यम से समझेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो यहां मैं लिखता हूं सबसे कम और यहां हम लिखेंगे सबसे ज्यादा। से ज्यादा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है आपका। सिक्किम है आपका। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता के मामले में, साक्षरता के मामले में बात की जाए यानी पढ़ा लिखा, सबसे कम के बारे में हम बात करें तो बिहार हो जाएगा हमारा, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता के मामले में बात की जाए तो केरल हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, सबसे बड़ा राज्य की बात आ जाए तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। और पूछ लिया जाए सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा आपका। सबसे छोटा राज्य हो जाएगा छोटा राज्य क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें पूछा है जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान, भारत का रैंक क्या है? विश्व के दालों के उत्पादन में भारत का जो रैंक है वो क्या है? तो मैं बता दूं भारत का जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक है। क्या है? जो भारत का रैंक है वो फर्स्ट रैंक है। और भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो मैं बता दूं दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कानपुर, उत्तर प्रदेश,
ठीक है, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत का रैंक फर्स्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह सबसे बाह्य परत कौन सी है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो रही है? अंतरिक्ष में विलीन हो रही है। तो ऑप्शन दिए हमारे, बाह्य वायुमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल और मध्य मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। जो बाह्य मंडल है वो हमारी अंतरिक्ष में विलीन हो रही है, अंतरिक्ष में एटलीस्ट कह सकते हैं कि विलीन हो चुकी है वो। अब स्पष्ट आंखों से या हम कहें तो वो इतनी अधिक दिखाई नहीं पड़ती है और परतों की अपेक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत की सहायता से बनाया गया है? अफगानिस्तान में कौन सा ऐसा बांध है जो भारत ने मदद की है बनाने में, भारत की सहायता से बनाया गया है? तो मैं बता दूं आपको, जो सलमा बांध है, जो सलमा बांध है, जो सलमा बांध है वो किसने बनवाया है? अफगानिस्तान में भारत ने बनवाया है। क्यों बनवाया है? ये बनवाया है व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक तरीके से आपसी सहयोग, एक दूसरे के साथ रहे अच्छा, ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे रहें, व्यापार करने में आसानी हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सलमा बांध है वो बनवाया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आशा करता हूं आपको ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला समझ आई होगी। ठीक है, अगर किसी प्रश्न में मेरे से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।